नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत ही यस पेपर 1 का क्वेश्चन जो है वो कराने वाले हैं। और देखिए, यदि आप लोगों ने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा होगा, देखिएगा, उसमें मैंने जीएस पेपर 5 साल के पेपर में लगभग लगभग प्रत्येक टॉपिक से हमारा क्वेश्चन रहा है। साथ ही 4 से मैंने करवाया है, 1 से करवाया है, 2 से करवाया है, तो आप लोग देखते रहिए। आज का जो हमारा प्रश्न है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को जो है वो बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 12 अंक का प्रश्न है। 12 अंक के प्रश्न में चाहे 8 अंक का प्रश्न हो चाहे 12 अंक का, भूमिका तो होती है। 12 अंक का प्रश्न है तो आप 25 से शब्दों में लिख दीजिए, और यदि 8 अंक का प्रश्न है तो जो है 15 से शब्दों में होती है। सबसे पहले, मौर्य युगीन आर्थिक संपन्नता ने कला एवं संस्कृति में उल्लेखनीय विकास किया, और हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पहली बार भारतीय कला के स्पष्ट प्रमाण हमें मिलते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि जो मौर्यकालीन जो समृद्धि है, जब किसी साम्राज्य में वो समृद्धि, तो उसका प्रभाव कला साहित्य पे भी दिखता है। मतलब चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो एक तरीके से देखा जाए कला हो, मूर्ति कला हो, जो भी है, तो वो सब चीज़ें भी निकल कर के आती हैं। और चूंकि आप सभी जानते होंगे कि खाटी सभ्यता के बाद जो है भाई वो तो अपने आप में विलक्षण लोग थे, विलक्षण सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद जो ठीक ठाक सभ्यता का विकास हुआ, मौर्य काल में ही जा करके। महाजनपद काल में चीज़ें, लेकिन वो अभी लेवल पे नहीं थी, और मौर्य काल में उसका चरम दिखाई देता है। तो वही आप बता रहे हैं, वास्तुकला एवं मूर्तिकला की इस समय खूब जो है वो प्रगति हुई। जब प्रगति हुई, अब जो है, अब आपको उसका एक एक करके उदाहरण देना है। तो आप ऐसे हेडिंग बना लीजिए कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला की जो है वो प्रमुख विशेषता है। और सबसे पहली जो विशेषता है, स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संरचना मौर्यकालीन राजप्रसाद, मतलब ये जो राजमहल है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। के तहत चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र का राजप्रसाद महत्वपूर्ण है। देखिए, राजतंत्र में जो सत्ता का प्रतीक होता है वो वही होता है, राजमहल होता है, जहाँ राजा रहता है, जहाँ से शासनिक कार्यों का संचालन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और यही जो है मतलब एक तरीके से स्थापत्य कला के सबसे उदाहरण भी हैं राजतंत्र में। तो आप वही उदाहरण दे रहे हैं कि मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है वो अपने आप में उल्लेखनीय है। कुम्हरार से ही एक विशाल भवन जो हाल है और 80 प्रस्तर स्तंभों पर टिका हुआ था, मतलब एक ऐसा भवन मिला है यहाँ से 80 प्रस्तर स्तंभों पर टिका हुआ था, प्रकाश में आया है। अनुमानतः इसकी फर्श और छत लकड़ी से निर्मित थे। भवन के स्तंभ जो है वो बलुआ पत्थर के बने हुए थे। तो तो स्तंभ के प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, तो वही कहा जा रहा है कि जो कुम्हरार, बिहार में कुम्हरार एक जगह वहां से मिले हैं। और ये भी जो है मौर्यों से संबंधित हैं। और जो इस छत है और जो मतलब फर्श है, लकड़ी से निर्मित मिले हैं। और इन पर चमकदार जो है पालिश की गई है। किस पर? प्रस्तर है, मतलब जो पत्थर के स्तंभ हैं 80, वो बहुत शानदार जो है पालिश की गई, और वो अभी भी जो है वो अस्तित्व। तो आप इसकी चर्चा कर देंगे। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण है, स्तूप। देखिए, स्तूपों में भी जो है आप जो है स्थापत्य कला को देख सकते हैं। तो अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था। इसमें सांची, भरहुत और सारनाथ के स्तूप जो है आरंभिक रूप से अशोक के समय में ही बने थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि इस स्तूपों की जब आप जाएंगे, जब आप देख विजिट करेंगे, जब आप देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि मतलब उस समय भी चीज मतलब कितनी उन्नत थी, और अभी भी वो अस्तित्व में बनी हुई है। मेधि, जो स्तूप में जो होता है, मेधि, अंड, हर्मिका और वेदिका जैसे भागों में विभक्त इन स्तूपों का निर्माण एवं पत्थरों से हुआ था। मतलब जैसे यदि आप सारनाथ का देखेंगे तो ईंट निर्मित है। इस तरीके से सांची देखेंगे तो वहाँ प्रस्तर लोग मिलाए गए हैं, ये सारी चीज। और ये अगर आप बना लीजिए के बारे में, जैसे मेध क्या है, अंड क्या है, हर्मिका क्या है, वेदिका क्या है, तो इसका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जब आप स्थापत्य की चीज़ों को
खाइए, तो अगर हो सके बनाया करिए, तो मतलब लाभ आपको मिलेगा। फिर अशोककालीन स्तंभ, देखिए आपने राजमहल की चर्चा कर दी, फिर स्तूप की चर्चा कर दी, अब जो अगला जहाँ से स्थापत्य का प्रमाण मिलता है वो है स्तंभ। तो अशोककालीन स्तंभ अशोक के समय का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, उसके द्वारा बनवाए गए विशाल प्रस्तर स्तंभ है। ये सभी पत्थर के एक ही टुकड़े को तराश कर बनाए गए थे, जिस पर अशोक के आदेश खुदे हुए हैं। देखिए ये जो प्रस्तर है, यहाँ से जो स्तंभ लेख है आप पढ़ते होंगे, फिल्म्स में तो काफी पढ़े होंगे और उसको रटे भी होंगे कि पहले में क्या लिखा है दूसरे में क्या। तो आप वहाँ बेसिकली अशोक के जो पाए हुए जो विचार हैं, जो उसका शासनादेश है, या जो उसकी धर्म की नीति है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, पड़ोसियों के प्रति कैसी नीति, या समाज को जो वो संबोधित करते हुए खुदवाता, तो यहाँ से अशोक के विचारों का तो पता चलता है। ये एक पहलू है, लेकिन अगर स्थापत्य के तहत देखा जाए, प्रस्तर स्तंभों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, एकास्मक है, मतलब एक ही पत्थर को तराश करके, मतलब पालिश कर करके वो बनाए गए हैं, और उस पे लेख खुदा हुआ है। साथ ही साथ उसके पर जो है बड़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियां हैं जो अभी आएंगी, है किसी सब है, इस तरीके की चीजें हैं। तो आगे वही बताइए कि ये स्तंभ अनेक जगहों से प्राप्त हुए हैं, जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये सब बिहार में है। रामपुरवा हो गया, सारनाथ आपका यूपी में है, कौशाम्बी जो है आपका यूपी। ये जो अशोक के स्तंभ है, और इन स्तंभों की ऊंचाई जो है वो 40 से 50 फीट और वजन करीब 50 टन तक है। मतलब ये मौर्यों के उत्कृष्ट कला का ही नमूना है कि मतलब एक ही पत्थर को, ऐसा भी नहीं कि पत्थर को जोड़ा गया है, एक ही पत्थर के हैं, और 50 टन वजनी, और लंबाई भी 40 से 50 फीट। क्या बता रहे हैं, स्तंभों का जो आधार है वो मोटा है, परंतु ऊपरी भाग क्रमशः पतला होता चला गया। मतलब वो ऐसे समझ लीजिए जैसे ये अगर आधार है स्तंभ का, तो ये ऐसे कला इतनी बढ़िया नहीं है हमारी, ऐसे कुछ है। ये आधार देखिए मोटा दिख रहा है, और जो ये शीर्ष है ये पतला होता चला गया, और इसी पर जो है कहीं आप सिंह शीर्ष देखेंगे सारनाथ का है, जैसे लौरिया अरेराज या नंदनगढ़ का है, तो कहीं वृषभ देखेंगे, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो यही बताया गया है कि, और ये एकास्मक पत्थर है, मतलब एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, और इसकी लंबाई जो है वो 40 से 50 फीट है, और जो एक तरीके से जो इसकी वजन है वो 50 टन तक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 7303307507 नंबरों पर संपर्क करें। हमारा 2 बैच चल रहा है अभी, पेपर 5-6 का भी चल रहा है, और एक फुल बैच चल रहा है। यदि आप अनलिमिटेड प्रश्न करना चाहते हैं कि मतलब हम हमेशा करते रहें, तो आप इस बैच से जुड़ कम है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा ये सब पेपर कंप्लीट है, कि 5 और 6 को करना है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। के तहत हम देंगे क्या कि डेली आपको जो है वो 2 प्रश्न देंगे, और यदि आप फुल ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप जितना भी प्रश्न आप कर सकते हो मांगिएगा, उतना संस्थान देगा आपको, आप लिख के दिखाइए, इस तरीके से दिखाना होगा पीडीएफ में, और प्रॉपर वे में फिर सेम डे ही इसकी मार्किंग की जाएगी संस्थान के द्वारा। जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी कमेंट करके। यदि आपका 12 अंक का प्रश्न है, यदि आप में 6.5-7 नंबर तक नहीं पा रहे हैं, तो 4-4.5 नंबर तक पा रहे हैं, 5 नंबर तक, तो आपकी जो कमी रह रही, जो नंबर कम हो रहा है वो बताया जाएगा। तो अतिरिक्त पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, वो तो आपको कमेंट में ही लिख करके दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हम प्रश्न देंगे उसका सेम डे ही इसी तरीके से फिर आपको जो है मॉडल आंसर भी हम, तो तो समझ लीजिए कि प्रत्येक टॉपिक से पहली बात आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, फिर आपके उत्तर को कमेंट किया जाएगा, प्रॉपर वे में चेक किया जाएगा, और फिर इस तरीके से मॉडल आंसर मिले। तो आप अगर संस्थान के हैं, तो एक तरीके से यहाँ आपको दोहरा क्या तिहरा लाभ होगा, कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी पहली चीज। दूसरी, आपके पास जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो एक प्रश्नों का करीब करीब 450 से 500 प्रश्नों का एक संग्रह रहेगा पेपर से। तो आप सोचिए कि सहज स्थिति, आप इससे जुड़िए बैच से।
फिर आगे आइए कि स्तंभों के शीर्ष पर देखिए, अब हम जो है अशोक के स्तंभों पे ही जा रहे हैं। और समझ लीजिए मौर्यकालीन कला का सबसे बेहतरीन नमूना स्तूप के बाद ये है भी। तो स्तंभों के शीर्ष पर अ, गोल घंटा, अंड या चौकी है, और जिसमें कुछ प्रसिद्ध पशुओं की आकृति बनी हुई, जो मैंने पीछे बताया, जैसे बसाड़ का सिंह शीर्ष है, संकिसा का गज शीर्ष, संकिसा से जो मिले हैं वहां पे हाथी है शीर्ष पर, रामपुरवा में वृषभ है, लौरिया नंदनगढ़, सांची तथा सारनाथ का जो है वो सिंह स्तंभ है। ये सारी चीजें बता दें। और यदि आपको सब चीजें याद नहीं है तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है आपके फैक्ट की परीक्षा नहीं है। फैक्ट वही उपयोगी है कि जैसे कोई आप दावा कर रहे हैं, प्रमाण, उसमें प्रमाण की जो जरूरत होती है। अगर आप एक दो का भी उदाहरण दे दिए, जैसे सारनाथ सबको याद है सिंह, तो आप एक दो दे करके आदि करके चले गए, तब भी एग्जामिनर समझेगा कि चलिए बच्चा चीज़ समझ रहा है, और ये आपका नुकसान यहाँ से नहीं हो। लेकिन ये है कि अब आप कला के तहत यदि बता रहे हैं, राजप्रसाद बता दिए, स्तूप बता दिए, और जो है ये जो आपने भी स्थापत्य के तहत ये जो स्तंभ है, लेख है, वो आपने छोड़ दिया। ये स्तंभ छोड़ देते हैं, आप समझ लीजिए ब्लंडर करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस ये पॉइंट ना छूटे, भले उसमें जो है फैक्चुअल चीजें कम रहें। मौर्यों के युग में गुहा विहार, मतलब गुफा विहार की नवीन शैली विकसित, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो मौर्यकालीन शासक हैं, उन्होंने गुफाओं को काट करके भी जो है वो निर्माण कराया था, और उसको दान में दिया था, आजीविकों को दान में दिया था, या जो जैन बौद्ध धर्म से संबंधित लोग को दान में दिया था। तो वही आप बता रहे हैं, और ये मौर्यों के समय की नवीन संकल्पना है। इस शैलीकृत स्थापत्य में पहाड़ियों को काट कर, देखिए गुफा निर्माण है तो पहाड़ी को ही काट के गुफाएं बनाई जाएंगी। चमकदार पालिश की गई है, बराबर की पहाड़ी में लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़, सुदामा गुफाएं हैं, तथा नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका गुफा के जो है वो प्रमुख उदाहरण हैं। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि ये बराबर की गुफाएं ये किस राज्य के किस जिले में स्थित हैं। आप सभी कमेंट करके बताइए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन स्थापत्य भारतीय कला की ब्राह्मण परंपरा का जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु। देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से आप जो है मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला की जो आप पे आपने चर्चा की, स्थापत्य कला के तहत सबसे पहले मैंने राजप्रसाद को बताया, फिर दूसरा मैंने जो बताया है वो स्तंभ स्तूप को बताया है, फिर तीसरा स्तंभ बताया, और चौथा जो है वो गुफा निर्माण बताया। तो इतनी ही चीजें हैं, बस आप इतनी चीजों को जानते रहिए, और फिर इनका जो है एक उदाहरण दे दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। और यदि इस तरीके से लिख के आते हैं तो ये अगर 12 नंबर का है तो 6.5-7 नंबर तक बहुत आसानी से पा। चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर था वो हमारा यहीं तक, अभी जाइएगा नहीं। देखिए, अ, हमारे चैनल्स हैं, और आप लोग इससे ये भी जुड़िए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही आपके परीक्षा से उपयुक्त बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो आपको हमारे संस्थान के द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और वो डेली प्रोवाइड कराई जाती है। चाहे वो क्यूज का टेस्ट हो, चाहे आपके परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो, या और भी अतिरिक्त जानकारी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ही इससे जुड़िए। और साथ ही साथ ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक तो समृद्धि आईएएस का है, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और साथ ही एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप इन दोनों चैनलों को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत से कंटेंट आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं संस्थान के द्वारा, और इसका लाभ उठाएं। तो और यदि हमारे किसी बैच से आप जुड़ना चाह रहे हो तो 73033050 संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बता। चलिए, आज इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।